हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 1 घंटे से भी कम समय में क्लास 6 की जो भूगोल की बुक है, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी भी कहते हैं, तो इसको पूरा कवर करेंगे ताकि आप इस बुक को बहुत अच्छे से समझ सकें और इसमें से कोई भी प्रश्न आता है सीटेट के एग्जाम में या आगे आने वाली परीक्षाओं में, तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कैसी लगी आप जरूर बताइए। तो हम शुरू करते हैं। तो क्लास 6 की जो बुक है ज्योग्राफी की, भूगोल की, इसका क्या नाम है? पृथ्वी हमारा आवास, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? द अर्थ आवर हैबिटेट। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अध्याय 1, सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले अमावस्या, तो इसको हम कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि। तो ये अक्सर प्रश्न आ जाता है कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहा जाता है? तो अमावस्या। फिर खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। आगे, तारा क्या है? तो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा। आकाशगंगा, यह करोड़ों तारों, गैसों तथा बादलों का एक समूह है। इसी प्रकार लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है। तो आकाश गंगा क्या है? करोड़ों तारों, गैसों तथा बादलों का एक समूह है, और लाखों आकाश गंगा को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है। फिर नक्षत्र मंडल, तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, जैसे उर्सा मेजर या बिग बियर। आप बचपन से ही आसमान में तारों द्वारा बनाई गई आकृतियां देखते होंगे, जिसमें से एक आकृति, जैसे आपको पता है, सप्तऋषि तारा मंडल, जिसका चम्मच का एक आकार होता था। ठीक है। तो इस तरह से जो तारों द्वारा बनाई गई आकृतियां आसमान में दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं, उर्सा मेजर या बिग बेयर, तो अगर ये पूछ लें कि उर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है, तो ये नक्षत्र मंडल है, तारों द्वारा बनाए गए विभिन्न समूह है। सप्तऋषि तारा मंडल, तो इसको स्मॉल बियर भी कहते हैं। यह 7 तारों का समूह है, इसलिए इसका नाम है सप्तऋषि, जो कि उर्सा मेजर का ही भाग है। ध्रुव तारा, इसको उत्तरी तारा भी कहते हैं, जो उत्तर दिशा बताता है। ग्रह, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, उसे हम ग्रह कहते हैं, और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा। आगे बढ़ते हैं हम। प्लेनेट, तो प्लेनेट जो शब्द है इंग्लिश का, एक ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है। कौन सा है भाषा का शब्द? है ग्रीक। ठीक है। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब भ्रमण करने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो किसके चारों ओर घूमने वाला? तारों के, सूर्य के। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाते हैं और अपने अक्ष पर कितने समय में घूमते हैं, और किसके कितने चांद हैं। तो सबसे पास जो सूर्य के कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ठीक है। तो इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में 88 दिन लगते हैं, और अपनी जगह पर इसको चक्कर लगाने में 59 दिन लगते हैं। शुक्र को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? 255 दिन। परिक्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा करना, चारों ओर घूमना, तो इसको 255 दिन लगते हैं, और अपनी जगह पे घूमने में, एक चक्कर लगाने में अपनी जगह पे 243 दिन। तो बुध और शुक्र का कोई भी चांद नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 24 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी के कितने चांद हैं? एक चंद्रमा है। मंगल की बात करें तो मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन मतलब 24 घंटे का समय लगता है, और इसके कितने चांद हैं? 2 चंद्रमा है। बृहस्पति, तो बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 11 महीने लगते हैं, और अपने जगह पे बृहस्पति है 9 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और इसके चंद्रमा कितने हैं? 16। शनि की बात करें तो शनि जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष 5 महीने का समय लगाता है, और अपनी जगह पे एक चक्कर लगाने में इसको 10 घंटा 40 मिनट लगते हैं, और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 18। तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके हैं? शनि के हैं। यूरेनस,
ठीक है, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं, और अपनी जगह पे जो एक पूरा चक्कर लगाता है 17 घंटे 24 मिनट। और इसके चंद्रमा कितने हैं? 17। नेपच्यून की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा 164 साल में पूरी करता है, और अपने जगह पे एक चक्कर 16 घंटे 7 मिनट में लगाता है, और इसके चंद्रमा कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, और अब हम सौर मंडल की बात करें तो रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, सौल का मतलब क्या है? सूर्य देवता। किससे किसमें पता चलता है? रोमन कहानियों में। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भूगोल, अगर हम भूगोल की बात करें तो इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो यह शब्द भी कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के जी। जी का मतलब क्या होता है? भूमि, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो जो जियोग्राफी शब्द है, ग्रीक शब्द जी मतलब भूमि और ग्राफिया मतलब लिखना से बना है। अगर हम कक्षा की बात करें तो सौर मंडल के सभी ग्रह एक दीर्घाकार वृत्त जो है, या एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। अक्सर आप सौरमंडल में देखते होंगे। ठीक है, उसमें एक सूर्य के चारों तरफ लाइन दिखाई जाती है, एक दीर्घ वृत्ताकार। तो हर जो ग्रह हैं अपने अपने अक्ष पर या कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो जो वो कक्षा होती है, वो जो दीर्घ वृत्ताकार जो एक रास्ता होता है, उससे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो UB313 ये क्या है? यह एक नया ग्रह है जिसकी खोज 2003 में की गई थी। ठीक है, तो UB313 एक नया ग्रह है जिसकी खोज 2003 में की गई थी। प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश कितनी तेजी से आता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होता है, लेकिन फिर भी इसको धरती पे पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। भू आब, तो भू आब क्या है? पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कि अपने सौर मंडल में पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां से थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसके आकार को भू आब कहते हैं। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह, तो अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसैट है, IRS है, एडुसैट है। ये जो ग्रह हैं अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? एक ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि इनसे टूटकर अलग हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। सीरस क्या है? ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, सीरस क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर अध्याय 2 की बात करें तो ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं विश्व से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्सर आप देखोगे बुक में, तो पृथ्वी के चारों ओर गोले बने हुए हैं, सबसे बीच वाला जो है उसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी रेखाएं बनी होती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर आपने देखा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। बेलो होरिजोंटे एक क्या है? यह ब्राजील का एक शहर है जो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसी तरह से चंद्रपुर, यह भारत में महाराष्ट्र का एक शहर है जो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है। ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जाना जा सकता है। ठीक है, कि ध्रुव तारे का जो कोण है उसको माप कर ही हम अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। देशांतरीय या म्योत्तर रेखाओं का प्रयोग पूर्व या पश्चिम के स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप कभी एटलस निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, एक आपने देखा होगा कि उसमें स्क्वायर बहुत सारे बॉक्स बने होंगे। तो जो बॉक्स
राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, जिसका प्रयोग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने से घटती जाती है और ध्रुव पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं के विपरीत सभी देशांतर याम्योत्तर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है एक समान नहीं होती, क्योंकि बीच में भूमध्य रेखा पे तो बड़ी होती है, लेकिन आप ध्रुवों तक जाती हुई छोटी हो जाती है। लेकिन देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई एक जैसी होती है। ग्रीनिच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है जहां से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। इस स्थान से गुजरने वाली याम्योत्तर रेखाओं से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू होती है। इस यामोत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इस देशांतर याम्योत्तर रेखा का मान 0 है, जो ब्रिटेन से निकलती है। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना की जाती है। ठीक है। भारत ग्रीनिच के कौन सी, एक क्वेश्चन आ सकता है, भारत ग्रीनिच के 82.30 या 82.30 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो कभी भी घड़ी में आप टाइम सेट करो तो भारत का जो टाइम आपने देखा होगा 5.30 प्लस आता है, मतलब पूर्व की तो और जाएंगे, ग्रीनिच से अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो प्लस में समय आता है, और वेस्ट की ओर पश्चिम में जाते हैं तो माइनस में समय आता है। ठीक है। अमेरिका तथा कनाडा में 6 मानक समय है, और रूस में इसकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है। ये जो है इसको हम कहेंगे 11 है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मानक समय किसी देश में है तो 11 है। कहाँ पे? रूस में है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन जब पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है, और परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। कक्षीय समतल किसे कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। वह समतल जो कक्ष के चारों कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त, एक प्रश्न आ चुका है सीटेट में। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? यह ग्लोब का वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ठीक है। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या है? ग्लोब का वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। पृथ्वी दिन, ये भी प्रश्न आ चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। उत्तर अयनांत, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं। इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं दक्षिण अयनांत। अब बिल्कुल उसके विपरीत, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुका होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबी रात होती है, और ठीक है 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में, अगर हम इसका बिल्कुल विपरीत कहें कि अगर हम 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबी क्या होती हैं? रातें होती हैं। ठीक है। आगे हम 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव पृथ्वी की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर अगर बात करें दिन रात बराबर होते हैं। और जिस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे विषुव का कहते हैं। विषुव मतलब दिन रात बराबर होना। ठीक है। तो इसको याद रखना आप सब। अब हम अध्याय 4 मानचित्र की बात करते हैं। तो मानचित्र यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह मतलब कागज पर खींचा गया एक चित्र है। एटलस, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एटलस।
भौतिक मानचित्र, इसे उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। भौतिक। थीमेटिक मानचित्र, यह मानचित्र कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करता है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र। ठीक है। मानचित्र के घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाना, यह स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र, इसका प्रयोग बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश आदि के लिए किया जाता है। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र, इसका प्रयोग बिल्कुल विपरीत, इसका प्रयोग बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश आदि के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें बड़े पैमाने वाले मानचित्र, तो इसका प्रयोग छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे शहर, गांव आदि के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो बड़े जो पैमाने वाले मानचित्र हैं, इनसे हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर रेखा, मानचित्रों में उत्तर दिशा को उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रधान बिंदु या प्रधान दिग बिंदु, 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रतीक, यह मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है। रेखा मानचित्र, यह एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा मानचित्र, जो आपके याद पर आधारित होता है। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, किसी जगह पे आप बार बार जाते हैं, तो उसके सड़क, वो पूरा जो क्षेत्र है आपके दिमाग में उसका मानचित्र आ जाता है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेखा मानचित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। किसी कमरे या स्थान की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ क्या होता है, वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, तो अगर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात करें तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर, एटमॉस वाष्प, ह्यूडर जल, और बायोस का अर्थ है जीवन। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, तो स्थल की जो भी ऊंचाई होती है, चाहे हम माउंट एवरेस्ट को भी नापते हैं, तो उसको जमीन से नहीं बल्कि समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, और यह समुद्र तल से कितनी इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, मैरियाना गर्त। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जापान की जुंको ताबेई 16 मई 1976 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, और भारत की बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, बछेंद्री पाल। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, कौन कौन से? सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। आर्कटिक रेखा यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो ऊपर की तरफ स्थित है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस पर जो पृथ्वी की 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर और विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। तो
इस चीज को याद रखना कि अफ्रीका दुनिया के सभी महाद्वीप में से इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसपे से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है तथा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और दोनों ही अफ्रीका में स्थित है। यूराल पर्वत पश्चिम एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूराल जो पर्वत है एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप इस जो है एशिया के बाद पर्वत आता है और फिर उसके बाद यूरोप महाद्वीप शुरू होता है। यूरेशिया यह यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है जिसे हम कहते हैं यूरेशिया। पनामा जल संधि यह एक जल संधि है जिसके द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। पृथ्वी के सातों महाद्वीपों में से अंटार्कटिका महाद्वीप में किसी प्रकार का कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। बाकी 6 महाद्वीप में इंसान रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में किसी तरह का कोई मानव निवास नहीं है। यहाँ पे इंसान जाता है तो सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक जाते हैं। यह बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है और यहाँ पर जो भारत की जो शोध संस्थान है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से हैं नाम ध्यान रखिएगा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में स्थित भारतीय शोध संस्थान है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से ढके होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग की नजर आती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग जो है जल है और 29% भाग स्थल या जमीन है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और ये बिल्कुल खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। यही कारण है कि पृथ्वी नीला ग्रह होने के बाद भी जल संकट का सामना कर रही है। पृथ्वी पर 5 महासागर है। ठीक है, जिसमें अब इनका देखो आकार के हिसाब से क्रमशः सबसे बड़ा प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी और फिर आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का जो आकार है वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्त के आकार का है प्रशांत महासागर। और अटलांटिक महासागर ये एस आकार का है। यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि प्रशांत महासागर का क्या आकार है? तो वृत्ताकार है। और अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है और यह आकार की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। बेरिंग जल संधि यह छिछले जल का एक संकरा भाग है जिससे आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की एक परत घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इसमें मुख्य गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो इसमें भाग है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन का है। शेष जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि, इन सब का भाग 1% है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन गैस किस लिए जरूरी होती है? प्राणियों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए? पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है जिसमें 5 परत हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे नीची परत है और सभी वायुमंडलीय घटना जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। पैरासूट भी क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कि बादल, आंधी, वर्षा इस तरह की घटनाएं किस मंडल में होती हैं? पैरासूट किस मंडल में उड़ते हैं? फिर समताप मंडल, तो सप्ताह मंडल जो है यह हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थिति है। तो एक बार इसी टाइप में प्रश्न आया था कि जो हवाई जहाज है वायुमंडल के किस भाग में मतलब उड़ते हैं? तो समताप मंडल। फिर मध्य मंडल या इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, मध्य मंडल या ओजोन मंडल को। आयन मंडल, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। फलस्वरूप रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो की किरणें जो होती हैं,
द्वारा पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आयन मंडल में जो उपग्रह इसमें स्थित होते हैं और जो रेडियो वेव्स के द्वारा ही यहाँ से पृथ्वी पर टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन और रडार आदि चलते हैं। बाह्य मंडल, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है उसकी प्रधानता होती है। तो ये पृथ्वी के 5 मंडल थे। और वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु किस कहां से कहां तक बहती है? उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक तथा ऊपर की ओर जाते हुए कम होता है। इसलिए पर्वतों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है। इसलिए जब पर्वतारोही पर्वत पर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है, क्योंकि उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। जीवमंडल, यह स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है। ठीक है। भूमंडलीय तापन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन। अब हम अध्याय 6 की बात करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। इसके कुछ भाग नीचे ऊपर होते हैं तो कुछ भाग समतल होते हैं। पृथ्वी का यह स्थल स्वरूप 2 प्रकार की क्रियाओं का परिणाम है। पहली कौन सी? आंतरिक क्रिया जिसे प्रथम क्रिया कहते हैं, और दूसरी बाह्य क्रिया जिसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया, इसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। और दूसरी या बाह्य क्रिया, यह स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। तो इसको आप ध्यान रखना। अपरदन, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण इनका फिर से निर्माण होता है। पर्वत, यह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। शुरुआत समुद्र तल से होती है जब भी हम हाइट देखते हैं, और ऊंचाई जो ऊपरी भाग कौन सा होता है? पर्वत की जो चोटी होती है। ठीक है, तो यह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। हिमानी, बर्फ की नदियों को हिमानी कहते हैं। तो हिमानी क्या है? बर्फ की नदियां। यह पर्वतों से निकलने वाली बहुत सी नदियों का स्रोत भी है। श्रृंखला, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना पर्वत श्रृंखला, कि पर्वतों की एक श्रृंखला। आगे हम चलते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। इनकी क्या खासियत है? जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो राजस्थान, दिल्ली में जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के अल्पशियन तथा रूस के यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत, इन पर्वतों का निर्माण तब होता है जब किसी पर्वत का एक बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरता है, तो उसका जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको कहते हैं उत्खंड, उत्खंड या हार्स्ट। तथा नीचे जो भाग धंस जाता है तो धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। इसके उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप में हम देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत नाम से ही पता चल रहा है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। पठार, यह उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। उठी हुई और सपाट भूमि। ठीक है। दक्कन का पठार भारत के पुराने पठारों में से एक है। यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता होती है। तो दक्कन का पठार क्या है? भारत के पुराने पठारों में से एक है। यहाँ पे खनिज की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है खनिज। तिब्बत का पठार, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है तथा जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ठीक है।
तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कौन सा हिस्सा पड़ता है? ये है झारखंड का जो हिस्सा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और छत्तीसगढ़, इसका जो एक हिस्सा है उसे हम छोटा नागपुर कहते हैं। और जो हुंड्रू जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर मतलब झारखंड में, ये स्वर्ण रेखा नदी है वहां पे स्थित है। और जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान दुनिया में नदियों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े कुछ मैदान हैं। अब अध्याय 7, हमारे देश भारत। हमारा देश भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.30 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और किस डिग्री पर? 23.30। प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए भारत को अगर हम देखें तो ये नीचे 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, तो महासागर से घिरा है भारत, तो इसलिए हम इसको भारतीय प्रायद्वीप भी कहते हैं। पाक जल संधि, यह जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जलोढ़ निक्षेप, यह नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो उसे हम कहते हैं सहायक नदी। जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग जगह से आकर गंगा में मिल जाती है। सुंदरवन डेल्टा, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने बनता है, ठीक है। मुहाना किसे कहते हैं? जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना जिस जगह पे नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, ठीक है। हिमालय श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है: बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बृहत हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, यह श्रृंखला हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है, जहां विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। कैलाश पर्वत भी यहीं पे स्थित है। मध्य हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाचल का जो हिस्सा है, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक, यह हिमालय के सबसे दक्षिण में जो स्थित है, जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक। तो यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है जहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान, दिल्ली से होकर जाती है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो नर्मदा तथा तापी नदी इसी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती हैं। और इस बात को ध्यान रखना कि भारत की जो बाकी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा और तापी नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में मिलती हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, इसको ध्यान से इस पर ध्यान देना। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पॉलिप क्या होते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका जो कंकाल बच जाता है, जो एक जगह इकट्ठा होकर प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, तो ये आप समुद्र के किनारे देखोगे तो पत्थरों की तरह ही नजर आते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये जो पॉलिप होते हैं या जो प्रवाल होते हैं उनके कंकाल होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? द्वीप का निर्माण करते हैं, जैसे लक्षद्वीप। सुनामी, यह एक विशाल सागरीय तरंगे हैं जो समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं, उसे हम कहते हैं सुनामी। जब समुद्र के तल में भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं, जिसे समुद्र के आसपास किनारों पर बहुत हानि होती है, इसे हम सुनामी। अध्याय 8, भारत। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य, पृथ्वी की स्थिति शामिल है।
शीत ऋतु, ठंडी पवन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में ठंडी पवन जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप, ठीक है, भारत का तापमान कम हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि हिमाचल में बर्फ पड़ रही है, जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, तो दिल्ली में ठंडी होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, तो इसलिए उस तरफ से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से हवा दिल्ली की तरफ आती है, तो इधर ठंडी पड़ने लगती है। तो शीत ऋतु की बात करें तो ठंडी पवन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का तापमान अधिक हो जाता है। इस समय दिन में गर्म पवनें बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह अपने साथ नमी भी लाती है, और जब यह पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। शरद ऋतु, तो अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है उसे हम कहते हैं शरद ऋतु। इसे मानसून के लौटने का समय भी कहते हैं। ठीक है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के लौटने का समय होता है। इस दौरान भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में बहुत बारिश होती है। ठीक है, लौटते मानसून में। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। वर्षा को मराठी में पाउस कहा जाता है। ठीक है, मराठी में वर्षा को क्या कहते हैं, पाउस। मॉनसून, यह शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मॉनसून शब्द किससे लिया गया है? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी आदि पर निर्भर करती है। इसी कारण भारत की जलवायु में काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, हर तरह का मौसम यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में तो बारिश ही नहीं होती। तो एक तरफ जहाँ पे भारत में पूर्वी हिस्सा है जहाँ पे साल भर बारिश होती है, तो पश्चिमी हिस्से में साल भर बारिश ही नहीं होती। प्राकृतिक वनस्पति, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये अपने आप उगते हैं, ये मनुष्य की सहायता से नहीं उगते। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन तक ही नहीं पहुंचती। यह हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। यह वन भारत के उत्तर पूर्व के कुछ भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और इसमें जो प्रमुख वृक्ष कौन से उगते हैं? महोबनी, एबोनी तथा रोजवुड, ये यहाँ पे उगने वाले पेड़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मैग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा, जो हम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। तो उसका नाम सुंदरबन इस प्रजाति के कारण ही पड़ा है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वनों में एशियाई शेरों का निवास है। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पे? असम के जंगलों में पाए जाते हैं। सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए जो एक योजना चलाई, इसको कहते हैं हस्ती परियोजना। और बाघ को बचाने के लिए जो योजना चलाई, इसको कहते हैं बाघ परियोजना। वन्य जीव सप्ताह, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साइबेरियन क्रेन पक्षी साइबेरिया से दिसंबर महीने में भारत आते हैं, और मार्च के महीने के पहले दूसरे हफ्ते तक भारत में रहते हैं, फिर वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए यूजफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।